और में जन्मी लता जी ने गाने की शुरुआत 1940 में की। हम आपको बता दें तब वे महज 11 साल की थीं। 1943 में मराठी फिल्म गाजा भाऊ में उन्होंने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदलते उसको आवाज़ दी। ये उनका पहला गाना है। 2001 में उन्हें भारत रत्न और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। लता जी सरल निर्मल हैं, सम्मानित इतनी हैं कि सब उन्हें दीदी कहकर पुकारते हैं। 13 साल की उम्र में उन्होंने 1942 में पहली मंगला गौर फिल्म में एक्टिंग भी की। कुछ तमाम ऐसी फिल्में वो करती रही। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ, लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। लता मंगेशकर या आमच्या देशाचा अभिमान होत्या। तो आप देख रहे थे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान। हम आपको बता दें कि तमाम फिल्मों में उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो हीरो हीरोइन भी बनती रही, लेकिन एक्टिंग में उन्हें कभी इंटरेस्ट नहीं आया, मज़ा नहीं आया। पहली बार रिकॉर्डिंग जब उन्होंने की थी लव इज़ ब्लाइंड, लेकिन ये फिल्म भी अटक गई। लेकिन लता मंगेशकर ने जो स्वर साधिका का काम शुरू किया, मात्र 11 साल की उम्र से जब उन्होंने गायन में अपना निपुण कौशल दिखाया, तो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, ऐसा बोलना चाहिए विश्व पटल पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। ऐसा बोला जाता था कि उनकी जिह्वा में सरस्वती है। 1940 में हम आपको बता दें लता जी ने गाने की शुरुआत की थी और तब से जो सिलसिला शुरू हुआ, 1943 में मराठी फिल्म में भी उन्होंने गाना गाया। 2001 की अगर हम बात करें तो वो भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हुई। 1989 में दादा साहब फाल्के, सोचिए। 1942 की अगर बात की जाए तो फिल्म में उन्होंने एक्टिंग भी की थी। लता मंगेशकर का जीवन अपने आप में एक मिसाल है, एक ऐसी प्रेरणा है जो हर हिंदुस्तान वासियों को हमेशा मिलती रहेगी। इंदौर जिले में उनका जन्म हुआ है, मध्य प्रदेश के इंदौर में वो जन्मी और उनके पिता लगातार उनको संगीत सिखाते रहे, उनको निपुण करते रहे। 13 साल की उम्र में भी उन्होंने परिवार को संभालना शुरू कर दिया था और मास्टर गुलाब हैदर ने मुकेश के साथ को मौका दिया था। 1974 की अगर बात की जाए तो रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्मेंस उन्होंने की थी। वो यादगार परफॉर्मेंस वाला कौन भूल सकता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच अब नहीं रही हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका लगातार इलाज चल रहा था और पूरा देश इस बात की कामना कर रहा था कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर शीघ्र लौट सकें। 11 साल की उम्र से हम बता दें गाना गाना उन्होंने शुरू किया था। बहन आशा भोसले भी अस्पताल में मौजूद थीं और उन्होंने तमाम वो जानकारियां दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना शुभ संदेश उन तक पहुंचाया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारे बीच स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं रही। उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि अमेरिका तक के वैज्ञानिकों ने उनका लोहा माना था कि ऐसी आवाज ना कभी बनी है ना बनेगी। लेकिन ऐसे विशाल व्यक्तित्व कभी जाते नहीं हैं, हमेशा अमर रहते हैं। उनकी प्रतिभा, उनकी आवाज, उनके स्वर हमारे कानों में हमेशा गूंजते रहेंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हिंदुस्तान को सालों सालों तक प्रेरणा देता रहेगा। लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 1943 से उन्होंने मराठी फिल्म में शुरुआत की थी। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित हुई थी वो।
देखिए, लता जी ने 30 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं, हम आपको बता दें, और लगभग 30,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने गाए हैं। आप सोचिए कितना बड़ा व्यक्तित्व होगा उनका। 30,000 से ज़्यादा गाने। पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्री, वो भी शास्त्रीय गायक रहे हैं और उन्होंने लगातार एक तरीके से ट्रेनिंग दी अपनी पुत्री को, और उन्हीं के कदम से कदम मिलाकर, कदम ताल करते हुए वो इतनी बड़ी महारत हिंदुस्तान की बनी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान ही क्या, पूरा विश्व उनकी लगातार सराहना करता था, मुरीद था। मेरे वतन के लोगों सुनते ही आंखों में आंसू आज भी आ जाते हैं। साथ हमारे संवाददाता उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, आवाज मिल रही है आपको? जी। उमेश, क्या कुछ अंतिम वक्त रहा? कैसे ये, पहले तो अटकलें थी कि शायद स्वस्थ हो जाएंगी दोबारा, क्या कुछ जानकारी आप तक है? जी बिल्कुल, काफी दुखद खबर है और लगातार सभी की दुआएं उनके लिए लगातार हो रही थी, पूरे देश से, पूरी दुनिया भर से। लेकिन 92 साल की उनकी उम्र कहीं ना कहीं उन्हें और कमजोर बना देती थी। लेकिन उनकी जो छवि रही है सभी के लिए हमेशा उन सभी के दिलों में अमर रहेगी। और पिछले 28 दिनों से लगभग वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी। लगातार उन्हें लेकर प्रयास किए जा रहे थे। डॉक्टर की तमाम जो टीम थी, प्रदीप सदानी, वो लगातार उनके मॉनिटरिंग में इलाज उनका हो रहा था। लेकिन आज जब ये खबर आई तो पूरी कहा जाए फिल्म इंडस्ट्री को, जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं हमारे देश में जो भी जुड़ी हुई, सभी स्पष्ट रह गए, सभी में दुख का भाव है। और इंडस्ट्री में भी यूं कहें कि कई शूट्स, आज प्रमोशन शूट्स भी होने वाले थे, लेकिन इस खबर के बाद सारे शूट्स भी हमें जानकारी मिली है कि कैंसिल हो चुके हैं। और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भी तमाम जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, नितिन गडकरी जैसे कई लोग पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि उस देर में और भी तमाम जो पॉलिटिकल एंड बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं वो भी उनके आखिरी दर्शन। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हॉस्पिटल के बाहर भी जो पुलिस बल है, कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाए जा सकते हैं। We announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. She has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं, उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। देखिए, जानकारी हमको मिल रही थी कि मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण लता जी हमारे पास, हमारे बीच अब नहीं मौजूद हैं। उमेश, फिर से मैं आपके ओर रुख करता हूं। उमेश जी, देखिए, इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं उमेश, वो हमारे बीच में कभी जाते नहीं हैं। जी बिल्कुल। और हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे बीच में मौजूद हैं, और उनकी आवाज़ को भला कौन भूल सकता है। जी, उनकी आवाज की यूं कहे बात की जाए तो कई बार हमने जो वेटरन एक्टर्स हैं जिन्होंने उस दौर में उनके साथ काम किया है, उनका ये कहना होता था कि जब वो कोई इमोशनल फील करते थे जी, तो उन्हें ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब वो उनकी आवाज सुनते थे तो वो भावुक होकर खुद उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो उनकी आवाज में वो चमक, वो एक इमोशन था कि एक्टर्स जो उनके साथ काम करते थे या उनके गानों पर परफॉर्म करते थे तो उन्हें किसी भी ग्लिसरीन या किसी भी इमोशन को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस उनकी आवाज में जो सादगी थी उसी के सहारे वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर पाते थे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, लता जी अपनी खुद की वो सबसे बड़ी क्रिटिसाइज, अपने आप को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करती जी। वो अपने गानों को, उनका कहना था कि मैं अपने गानों को सुनना पसंद नहीं करती।
इसकी वजह वो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई। तो हम ये सोच सकते हैं जो सुरों की कोकिला है, उन्हें सरस्वती कहा जाता है, सुरों की देवी, वो खुद को लेकर इतनी यूँ कहें कि अपनी कमियां इतनी परिपूर्ण होने के बाद भी अपनी कमियां ढूंढती है, तो उनकी ये छवि दर्शाता है। और वो एक ऐसी खूबसूरत हस्ती रही है कि उनका नाम सुनकर रोंगटे खड़े जाते हैं लोगों के। और लगभग 70 सालों से लगभग 25,000 उन्होंने गाने किए हैं, कई भाषाओं में उन्होंने गाने दिए हैं। तो यूँ कहें कि अगर भारतीय सिंगिंग का इतिहास लिखा जाएगा जी, तो लता जी के बिना वो बिल्कुल अधूरा है। बिल्कुल उमेश। और देखिए कि कैसे भी किसी भी प्रकार का सम्मान उनके लिए ऐसा होगा जैसे हम सूरज को दीपक दिखाएं, क्योंकि इतना विशाल व्यक्तित्व, इतनी विशाल प्रतिभा किसी भी अवार्ड से नवाजी नहीं जा सकती उमेश। और आप सोचिए कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उनको, आप यकीन कीजिए, रिजेक्ट किया गया था उनकी पतली आवाज़ के चक्कर में। और उसके बाद जो है लगातार उनकी आवाज़ का जादू इस कदर लोगों के सर चढ़ा कि पूरा विश्व उनका मुरीद हो गया। बिल्कुल उनकी आवाज, जब उनकी शुरुआत जितना हमने पढ़ा है, जितना जाना है जी, उनकी आवाज को थोड़ा बारीक या पतला यूं कहे होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसे लेकर वो काफी चिंतित भी थी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रुझान बचपन से ही गायकी की तरफ था, वो गाना चाहती थी। और उस बीच जब उनके पिता का निधन हुआ तो उसके बाद पूरे परिवार का जो प्रेशर था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो लता जी पर आ गई। उसके बाद उन्होंने फिर गाना शुरू किया। इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, जिसके वो उन्हें कई प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला। और जिसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी सादगी और उनके गायकी को लेकर जो उनकी ऑनेस्टी थी, वही उन्हें यहाँ तक ले गई कि आज हम अगर कोई भी उनका नाम अगर लेता है अपने मुंह से, तो अपने कानों को टच कर हुए बिना नहीं लेता। जो उनकी छवि की भी सादगी की अगर बात की जाए तो कुछ साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। मुलाकात यूं कहे कि उनकी तबीयत नासाज कई सालों से थी, लेकिन जब वो आपके सामने आती हैं तो एक उनके चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल होती है। और वो स्माइल के साथ ही आपके जो आपको उन्हें देखने की जो खुशी होती है वो जाहिर हो जाती है। तो इस तरह की उनकी छवि रही है, हमेशा एक मुस्कान के साथ। इतनी उम्र के बाद काफी स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन फिर भी जब भी किसी से मुलाकात करती हैं, जब भी किसी से वो बात करती हैं, तो एक उनमें कभी इस बात की कोई यूं कहा जाए कि कोई कमी नहीं दिखाई देती कि ऑरा इतना बड़ा है। बिल्कुल उमेश। तो और ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा बोलते हैं कि उम्र के साथ आवाज़ में परिवर्तन आता है, लेकिन लता जी की आवाज़ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। और हमेशा, जैसा कि आप बोल रहे हैं, बहुत अहम जानकारी आपने दी कि हमेशा वो सेल्फ स्क्रूटनी करती रही, आत्ममंथन, आत्मचिंतन करती रही कि क्या कमी रह रही है, और इससे बड़ी बात और भला क्या हो सकती है। जी बिल्कुल उनकी छवि ही है जो लोगों के बीच उनको बहुत ही खास जगह देती है। और आज पूरी इंडस्ट्री, सिर्फ गायकों की बात नहीं की जाए, यहाँ पर एक्टर्स, जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सभी उनसे सीखते हैं। उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने से बहुत कुछ उनसे सीख जाते हैं। ये उनकी छवि रही है। और कुछ सालों से जबकि उनकी तबीयत नासाज रही है, कई एक्टर्स उनके साथ कई बार उनकी मुलाकात हुई, उनके साथ उन्होंने वक्त बिताया है। और जब हमसे मुलाकात हुई, उन्होंने उनके हेल्थ के बारे में हमें जानकारी दी है। लेकिन पिछले कुछ महीनों उनकी तबीयत कुछ अधिक कहा जाए खराब थी। और पिछले 28 दिनों से जो हॉस्पिटल में वो एडमिट हुई, पहले ये तात्विक तौर पे जानकारी मिली थी, कोरोना के कारण उन्हें एडमिट किया गया, लेकिन उनकी सिचुएशन धीरे धीरे और भी क्रिटिकल होती गई। और आज वो यूँ कहें कि गायकी दुनिया में एक ऐसा दिन है कि लता दी, जो कि हमारी इंडस्ट्री पर जो उनका हाथ था, उनके हाथों तले पूरी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी, वो हमारे बीच आज नहीं रही। बिल्कुल उमेश। और देखिए, जब उन्होंने शुरुआत करी अपने करियर की, तो किस प्रकार आजीविका चलाने तक का उन पर बोझ था और परिवार का कितना संकट टूटा हुआ था, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने किस दमदारी के साथ वो न सिर्फ खड़ी हुई बल्कि विश्व प्रसिद्ध गायिका बनी।
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में उन परिस्थितियों को देख लिया जो बहुत ही मैच्योर हो जाने के बाद जो एक्टर्स या गेहूं सिंगर या जो दूसरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं वो स्ट्रगल नहीं देख पाते। और यही उन्हें बड़ा ही परिपूर्ण बनाता है कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने पिता का निधन देखा और बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस में उन्हें अपनी लाइफ को सरवाइव करने की परिस्थिति उनके सामने आ गई। लेकिन उन्होंने अपनी कला को साथ रखा और अपनी कला से उनकी जो हॉनेस्टी थी, उनकी जो रुचि थी, उनका जो प्यार था अपनी कला के प्रति, यही वजह है कि वो सर्वश्रेष्ठ बन पाई। साथ ही लता जी के बारे में ये भी बात प्रचलित है कि वो हमेशा से अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करती रही हैं। उनका ये कहना था कि हम एक्टर्स हैं, हम सिंगर्स हैं, बट उनके जो टर्म्स होते थे उन्हें लेकर वो हमेशा अक्सर काम करती थी। और इसी बात को लेकर जैसा कि हमने सुना है, जाना है, उन्होंने इंटरव्यूज में भी बताया है कि उन्हें कई प्रोड्यूसर से, कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स से भी कई बार उनकी तू मैं हो जाती थी। वो अलग शब्दों में, अलग तरीकों में हो जाती थी, एक प्यारे मजाकिया अंदाज में हो जाती थी। लेकिन हर वो एक्टर, हर प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता था, क्योंकि हर एक्टर, हर प्रोड्यूसर और इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति उनकी काबिलियत को बखूबी जानता है। बिल्कुल उमेश, और देखिए अगर स्वर्णिम काल बोला जाए तो 1950 से 1970 के बीच एक से बढ़कर एक नायाब गीत उन्होंने हिंदुस्तान को दिए हैं। और अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संगीतकारों की अगर बात करी जाए तो देखिए अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन से लेकर तमाम सज्जाद हुसैन, सब उनके साथ काम करना चाहते थे और सब उनके साथ एक से बढ़कर एक बेहतरीन संगीत को कंपोज करना चाहते थे और ऐसा वो करते भी रहे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उन्होंने जनरेशंस में काम किया है जी। लता जी ने जनरेशंस में काम किया है। जब दौर शुरू हुआ तब से शुरू होकर शाहरुख खान और उससे यूं कहे इतने लेंथ तक, इतने सालों तक उन्होंने इंडस्ट्री को एंटरटेन किया है। और अगर सिंगिंग की दुनिया की बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अगर इतिहास बनेगा तो लता जी के नाम के बिना अधूरा है। और आज भी यूं कहें कि आज की जो जनरेशन है वो आज भी उनके गानों को बड़े ही प्यार से सुनती है। आज भी हम गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, हम उनके गानों को सुनते हैं। अब आज भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, ऐ मेरे वतन के लोग, जिससे आपने हमारा ये उनकी सादगी है उनके गानों की कि हम आज भी वही गाने सुनते हैं। जनरेशन वाइज कई सारे गाने आए, कई सारे यूं कहे सिंगर्स आए, लेकिन लता जी हमारे दिलों में अपने गानों से, अपनी कला से और अपनी छवि से हमेशा अमर रहेगी। बिल्कुल उमेश, और देखिए कि ये एक ऐसी प्रतिभाएं, कहते हैं ना कि हज़ारों रंग हैं, शेड्स हैं, लेकिन कुछ प्रतिभाएं ऐसी होती हैं जिनको बोला जाता है ये खुद रंग है, ये अपने आप में ही एक रंग है। और हर लहजे से आप देखिए कि कोई भी जॉनरा हो, रोमांटिक गाने हों या फिर कोई राग आधारित गाने हो, भजन हो, देशभक्ति हो, सारे ओतप्रोत होकर उनके रस में डूब जाते थे। एक ऐसी कला उनकी आवाज़ में थी उमेश। और उनका एक पूरा दौर, जैसा कि आपने अभी जानकारी दी, तमाम गाने, मदर इंडिया, बरसात आप, श्री 420, वैसे आज भी ये हमारे जहन में हैं। जी बिल्कुल, उनके गानों की अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि हम कुछ काफी महीनों तक हम वो गाने सुन सकते हैं और वो सादगी और वो रस जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। हम रिपीट मोड पर उनके गाने सुन सकते हैं। साथ ही उनके गाने जब वो ये भी बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जब वो स्टूडियो में आती थी तो कई सिंगर्स स्टूडियो समझकर ही अंदर आते, लेकिन वो जब आती वो अपनी चप्पल वो बाहर निकाल दिया करती थी। और जो भी उसके बाद स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने आता था उन्हें भी वो संदेश देती थी कि वो अब चप्पल बाहर निकाल के आए। उनका ये मानना था कि मेरा स्टूडियो ये एक मंदिर है और मंदिर में चप्पल पहन कर आना ठीक नहीं है। तो वो एक पूजा की तरह, गायकी उनके लिए एक पूजा थी, वो पूजा करती, साधना में रहती थी गायकी के। और यही वजह है कि भगवान ने भी उन्हें ये ऐसा एक गुण दिया कि जिसके बदौलत आज वो हमारे दिलों में है और हम हमेशा उन्हें याद करते हैं, उनके गानों को सुनते हैं। लेकिन आज काफी दुखद दिन है, हर किसी के चेहरे पे एक जो भाव है
लता जी को लेकर उनसे जो प्रेम है, स्नेह है, वो काफ़ी इमोशनल कर दिया हुआ है। तो खैर अब कुछ ही देर में जो सारी प्रक्रियाएं होंगी लता जी को लेकर वो भी शुरू हो जाएंगी। तमाम जो फिल्मी सितारे हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि उनका ऑरा एक ऐसा था कि वो जितने देश के जितने बड़े फिगर्स हैं वो सभी उन्हें परिवार का हिस्सा मानते थे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि सभी उनके आखिरी दर्शन के लिए उनके घर पहुंचेंगे और उनके आखिरी दर्शन करेंगे। बिल्कुल उमेश, और बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, चाहे कोई गायक हो, हीरो हीरोइन हो, निर्देशक, निर्माता, संगीतकार, फिल्म जगत का कोई भी हद से ऐसा नहीं है जो उनसे सीधे तौर पर जुड़ा ना हो। एक जैसा कि आपने बताया कि जनरेशन्स में उनकी पहुंच, पकड़ और लोकप्रियता रही है उमेश। और एक बात और देखिए यहाँ गौर करने वाली है कि एक ऐसा व्यक्तित्व है लता जी की उनकी सरलता भी अपने आप में एक अनूठी है। जैसे क्रिकेट में अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, या उनकी सरलता का भी खूब, अब जैसा कि आपने बताया कि चप्पल को बाहर उतार देना, कर्मभूमि समझना, ये एक दर्शाता है कि कैसे आप अपने काम को किस प्रकार ले रहे हैं, कैसे आप एक कर्मस्थली को पूजा के रूप में देख रहे हैं। स्वभाव भी उनका बिल्कुल मिठास से भरपूर रहा है। जी बिल्कुल, उनका व्यक्तित्व ही था, क्योंकि हमने कई ऐसे सितारे देखे हैं कि उनमें उनकी कला ने सभी का मन मोह दिया है, लेकिन व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उनको वो वैल्यू नहीं दिला पाता। लेकिन लता जी की सबसे खासियत यही थी कि उनका व्यक्तित्व उनकी कला के साथ एक पैरेलल स्पेस में चलता था। वो सभी से एक रिस्पेक्ट में डील करती थी। उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव बड़ा ही सरल था, और यही वजह है कि सभी उनसे जुड़ते गए, कोई उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, सभी उनसे जुड़ते गए। और उन्होंने लगातार वक्त के साथ अपना जो परिवार है उसे बड़ा बनाते गई। और आज ऐसा हो चुका है कि 131 करोड़ की जनता में वो सभी के परिवार का हिस्सा हैं और सभी उन्हें बेशुमार प्यार करते हैं। जी, और ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे ही हम होश संभालते हैं, आपकी भी अपनी स्मृतियाँ रही होंगी उमेश की, जैसे ही हम होश संभालते हैं, पहली बार जब कानों में उनकी आवाज़ की गूंज पहुंचती है तो एक ऐसी आवाज़ ये होती है कि जिसको हम शायद कभी ना भुला पाएँ। और इसलिए शायद चाहे पद्म भूषण हो, दादा साहब फाल्के, पद्म विभूषण, भारत रत्न, जैसा कि मैंने बोला आपको कि अवार्ड्स जो हैं वो बात उनकी विशाल प्रतिभा को जता नहीं सकते कि कितना विशाल उनकी प्रतिभा है। ऐसे में अब सोचिए आप कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने इतनी गायकी की है, जिसमें उनको अपने व्यक्तित्व, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी फुर्सत नहीं मिली है। वो एक तरीके से कहेंगे कि देश को समर्पित रही हैं वो हमेशा से। इसलिए हर फील्ड में, चाहे सिर्फ फिल्मी सितारे ही नहीं, चाहे कोई राजनीता हो या फिर कोई ब्यूरोक्रेसी में हम देखें, तमाम अलग अलग पहलू में हर ओर उनके प्रशंसक और वाहवाही करने वाले लोग रहे हैं उमेश। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि जिस विषम परिस्थिति में उन्हें वक्त बिताना पड़ा और सर पे कोई साया ना होने के बाद भी उन्होंने जिस तरह अपनी कला को सजोए रखा, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और यही रीज़न है कि लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं। साथ ही कई सालों से उन्होंने वो घर पर ही रहती थी, उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन शुरुआती दिनों में जब उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की तो उन्हें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा था, पैसे नहीं होते थे, उसके बाद उन्हें परिवार को भी चलाना था। और ऐसी विषम परिस्थिति में अपनी कला को जिंदा रखना बहुत ही मुश्किल होता है। बिल्कुल। उसके बाद भी उन्होंने अपनी कला को जिंदा रखा और उसी कला के बल पे आज करोड़ों की जनता के परिवार का वो हिस्सा बन चुकी हैं। और साथ ही उसके बीच में कई रिजेक्शंस मिले उन्हें, उन्हें वक्त नहीं मिल पाया कि वो अपने लिए कुछ कर पाएं। वो अक्सर अपने परिवार की, अपने लोगों की चिंता करती रही हैं और यूँ कहें कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरों के लिए वो जी हैं, दूसरों के लिए उन्होंने सारे स्ट्रगल्स देखे हैं। तो ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी छवि है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। जी
बिल्कुल उमेश, और आप देखिए कि ये भी गौर करने वाली बात है उमेश कि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार उनके हेल्थ को लेकर अपडेट्स लेते रहे हैं। और पहले भी हमने एक बाकायदा एक ऑडियो, शायद आपने सुना होगा, जब वो लगातार बार बार हर साल उनको जन्मदिन पर विश करते थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जब खुद उनको इस प्रकार से एक व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए हैं, तो सोचिए आप किस प्रकार का स्नेह और ममता रही होगी उनके साथ। जी बिल्कुल। वो सभी से उनके जो रिश्ते रहे हैं काफी सरल और खूबसूरत रहे हैं। और जहां तक बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे भी काफी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े लीडर बाबा साहेब ठाकरे, उनसे भी काफी अच्छे रहे हैं उनके रिश्ते। तो सभी जगत के लोगों से उनके काफी खूबसूरत और सरल रिश्ते रहे हैं। और अक्सर वो जब उनकी हेल्थ ठीक थी, जब वो लोगों से इंटरेक्ट कर पाती थी, मुलाकात कर पाती थी, वो अक्सर सभी को वक्त देती थी, क्योंकि लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनसे कुछ सीखना चाहते थे। तो अक्सर वो जब वो फ्री होती थी तो लोगों को वक्त देती थी, उनसे वो इंटरेक्ट करती थी, वक्त उनके साथ बिताती थी। लेकिन कुछ सालों से परिस्थिति बदली, उनकी बात करने की, उनसे मिलने की उनकी उतनी सरलता नहीं बची। और फिर भी उसके बाद भी कई एक्टर्स, राजनीति से जुड़े लोग भी उनके यहाँ पर उनके दर्शन के लिए आते थे। उनकी खास बातचीत नहीं हो पाती थी, फिर भी उनकी याद के लिए वहाँ पर पहुँचते थे। बिल्कुल उमेश, और ये तमाम स्मृतियाँ हमारे बीच आज हैं और पूरा हिंदुस्तान उनको याद कर रहा है। हिंदुस्तानी नहीं, मैं कहूँगा पूरा विश्व उनको याद कर रहा है। एक ऐसी आवाज़, एक बोलते हैं कि जिनकी जिह्वा में सरस्वती थी, और तमाम संगीतकार से लेकर आम जनमानस तक उनकी प्रतिभा का लोहा सब मानते रहे। और इसीलिए उन्होंने शायद बचपन से गायन का सिलसिला जो शुरू किया, और वो अभी तक जारी था। और अब वो हमारे बीच नहीं रही। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। अब आइए आपको सुना देते हैं कि ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या कहा। It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. She has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। तो सुना आपने कि किस प्रकार डॉक्टर ने जानकारी दी कि कैसे उनके स्वास्थ्य में खराबी आते चली गई और मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते लता जी यानी कि स्वर कोकिला हमारे बीच नहीं रही। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जिससे क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा शायद हिंदुस्तान में जो इनके नाम से वाकिफ़ ना हो, जो उनका मुरीद ना हो, जो इनके गायन का प्रशंसक ना हो। लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। एक बहुत लंबा दशक, लगभग 6 दशक से ज़्यादा कहेंगे कि दिलों में उन्होंने राज किया है। और ये सिलसिला लगातार मैं कहूँगा कि जारी रहेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व जो हैं वो कभी जाते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। लता जी अमर हैं क्योंकि उनका संगीत, गीत और उनकी प्रतिभा हमेशा हमेशा लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। और ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की शब्दों में उनको ढाला नहीं जा सकता है। इतने विशाल व्यक्तित्व को देखिए, क्योंकि हर कला में निपुण थी वो, सिर्फ गायन की बात नहीं है। वो एक ऐसा कलाकार हैं जो हर कला में निपुण थी। सोचिए, अब 5 साल की उम्र से उन्होंने
जो सिलसिला शुरू किया वो लगातार जारी रहा। तमाम परिस्थितियां आई, तमाम चुनौतियां आई, लेकिन लता जी लगी रहीं। इसलिए ऐसी लगातार प्रशंसा भी हमारे बीच में आती रही हैं, ऐसे खबरें भी हम सुनते रहे हैं जिसमें तमाम, चाहे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों या किसी भी फील्ड में कोई भी महारथी हो, वो लता जी पर जो अपने बयान देता था वो एक ऐसा बोलना चाहिए कि ऐसा एक हीरा, एक ऐसा नगीना हमारे बीच थी। एक हिंदुस्तान की एक ऐसी नायाब प्रतिभा थी जिनको शायद हर कोई बस सुनना चाहता था। इसलिए उनका संपूर्ण जीवन कहेंगे कि देश को समर्पित रहा। उनकी मुस्कान को भला कौन भूल सकता है, उनकी जो सरल व्यक्तित्व, जो स्वभाव था, उनको कौन भूल सकता है, उनका शांत स्वभाव। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी उन्हें अपनी मां कहा करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार उनके संपर्क में रहे हैं। चाहे जन्मदिन पर विश करना हो या कोई व्यक्तिगत समारोह हो, लगातार उनका जुड़ाव बना रहा। पूरा देश आज कह रहा है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। तेरह साल की उम्र से उन्होंने जो काम करना शुरू करा, संगीत की दुनिया में अपना कदम रखा, वो बेमिसाल था। गुलाम से लेकर मास्टर तक सभी के साथ उन्होंने काम किया। तमाम संगीतकार, आपको याद होगा गाना आएगा आने वाला, पहला सबसे बड़ा सुपरहिट गाना साबित हुआ था वो। और वो जो सिलसिला है लगातार अनवरत चलता रहा। पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन लता जी की आवाज़ का जादू बिल्कुल वहीं रहा, ज्यों का त्यों रहा। क्योंकि उनकी गायकी में वो सिर्फ गायन नहीं था, वो एक पूजन था।